अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, मामला शातिराना सफारतकारी का हो या फिर दानिशवराना दाखिलाकारी का, भोले बादशाह का भोलपन मारूफ बहुत है। दाखिली सफ़ों में फैला इंतशार मुबहम पॉलिसियों का नतीजा है तो खारजी सतह पर छाया बदएतमादी का साया गहरा बहुत। सब्ज़ हिलाली परचम के रूबरू सऊदी वज़ीर दिफा ने फौजी इत्तेहाद की नवीद सुनाई तो रियासत पाकिस्तान तब तक मुकम्मल तौर पर नाला दिखाई दी। इत्तेहाद में शमूलियत का वादा किसने किया, पार्लियामान की इजाज़त के बगैर कैसे कर लिया। जनरल राहील शरीफ की बतौर सरबराह तकर्री पहले ज़ाती फैसला डिक्लेयर हुआ और फिर रियासती मुलाजिम की बिला इजाज़त तैनाती अपनी बेबसी बनी तो कह दिया गया कि सऊदी अरब ने इजाज़त मांगी और हमने दे दी। और आज नाजरीन एक बार फिर ख्वाजा आसिफ कौम को ये मुद्दा समझाने पे आए तो फरमाया कि जनरल राहील शरीफ ने अभी तक NOC मांगा ही नहीं है। यही इब्हाम यमन तनाज़े पर भी था। सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ पर हुकूमती रज़ामंदी पार्लियामान की गैर जानिबदार रहने की करारदाद में उड़ गई। लुक एट कश्मीर। कश्मीर हमारी शहरग है और स्टेट पॉलिसी के बावजूद साड़ियों में लिपटी तजारत का बाजा भी बजा और पैलेट गनों के इस्तेमाल पर 22 रुकनी पार्लियामानी वफ्द दुनिया भर में भारत का बैंड भी बजाता रहा। अब कुलभूषण यादव के मामले पर हाकिम वक्त के लब तो ना खुले, अभी तक ना खुले, मगर सबूतों का ढोल अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में पिट गया। यही तर्ज सफारत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में भी देखा गया कि पहले गुड और बैड की इस्लाहात में हिकमतें ढूंढी गईं और अब सियासी धारे में शमूलियत की दानिशवरी खूब है और टूटी कमर वाले दहशतगर्दों का खात्मा हुआ ना हुआ अनदर डिबेट ऑल टुगेदर। मगर अब बचाव के लिए नए बयानिए की खोज जारी है। नाज़रीन, 2 साल कबल फौजी अदालतों का घूंट कड़वा बहुत था तो 2 साल बाद इसकी कड़वाहट जाती रही। हैरानी मगर ये भी है कि दारुल हुकूमत से अशफाक लगारी गायब हो जाएं या फिर सिंध से गुलाम कादिर मरी और नवाब लगारी। वजारत दाखिला की खामोशी बेबसी की तस्वीर कशी है या फिर सियासत की हुनरकारी। दैट्स फूड फॉर थॉट। बहरहाल निज़ाम की अजब करिश्मा साजी है कि 2 साल कबल 460 अरब की करप्शन करने वाला रियासत का बड़ा मुल्ज़िम आज आज़ाद फिजाओं में है। इसी हुकूमत के आने पर रियासत का गद्दार आर्टिकल 6 का हद्दार ठहरा और इसी दौर में दियारे गैर में जिंदगी इंजॉय कर रहा है। 5 लाख अमरीकी डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की मुल्जिमा अयान अली भी 23 माह बाद पवित्र हो चुकी हैं। और अनफॉर्चुनेटली गुमान यही है कि कल कला अगर कर्नल हबीब को पाकिस्तानी जासूस डिक्लेयर कर दिया गया तो कहीं यही रियासत कुलभूषण यादव की सजाए मौत भी वापस लेने पर मजबूर तो नहीं हो जाएगी। आफ्टर ऑल सियासत खारजी हो या दाखिली, इसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। इसमें अली बाबा 40 चोरों का एहतसाब हरफ आखिर होता है और ना ही मुफाहमत की सियासत हमेशा के लिए। सियासत तो बस इक़्तिदार का बचाव है, वो फौजी ताउन से बचाया जाए, तिजारत से, मुफाहमत से, वजीरों या मुशीरों की कुर्बानी से या फिर पनामा फैसले के असरात से बचने के लिए इश्तिहारात और तंजीमी ढांचे में रद्दो बदल से। साहब, इक़्तिदार बचना चाहिए, पॉलिसियाँ तो होती ही बदलने के लिए हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद शीरी मजारी साहिबा, सेनेटर जफर अली शाह साहब और पीर मजरुल हक साहब को खुशामदीद कहेंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ शीरी मजारी साहिबा मौजूद हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे साथ सेनेटर जफर अली शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के हुकूमत वक्त के, और हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी पीर मजरुल हक साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शुरू करूँगी। सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा, ये क्या मुअम्मा है? ये NOC दी है, नहीं दी, क्लैरिटी है, नहीं? आई मीन आई एम कंप्लीटली लॉस्ट। अगर ख्वाजा आसिफ के अब मैं बैक टू बैक शॉट्स चलाना शुरू करूं, आई थिंक वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता इस इशू को ही इज गोइंग अलोंग द वे एंड फाइंडिंग क्लैरिटी हिमसेल्फ। देयर इज कंफ्यूजन। देखें, 3-4 रिलेटेड इश्यूज पे है इसी मिलिट्री अलायंस के हवाले से, NOC के हवाले से। पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने NOC दे दिया है, हाँ। फिर उन्होंने जनरल कादिर बलोच ने कहा कि जनरल राहील को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ। इससे वो कल भी मेरे शो में मौजूद थे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है बड़ा जबरदस्त अलायंस, मगर मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, कोई 5 दिन पहले, 6 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इट इज़ इन पाकिस्तान ओन इंटरेस्ट
to invest in defense of Arab states, as other countries are also showing an interest. जिससे सवाल उठता है कि आप तो हमें कह रहे थे ये अलायंस दहशतगर्दी के खिलाफ है, अब आप कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है अरब स्टेट्स की सिक्योरिटी की, और अदर कंट्रीज से किस चीज़ की मुराद है? अमेरिका और इसराइल की आप बात करें, हु आर इंटरेस्टेड इंटरवीनिंग. अमेरिका तो यमन की जंग में भी अब पूरी तरह आ रहा है. तो मतलब है ख्वाजा आसिफ जब डिफेंस इश्यूज पे स्टेटमेंट देते हैं कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं क्या. और फिर जब मिलिट्री की तरफ से आया है कि ये स्टेट की डिसीजन है एनओसी देना, आप क्रोनोलॉजी देखें ज़रा. दूसरे दिन फौरन ख्वाजा आसिफ का रिमार्क आ गया कि अभी तो हमने एनओसी दिया ही नहीं, अभी तो प्रोसेस शुरू होगा, जो आज उन्होंने सेनेट में वही रिपीट किया है. तो हुकूमत को एक तो एनओसी की कंफ्यूजन या नहीं, मुझे लगता है कि एक अंडरलाइंग जो एक लाइन है ना इन सारे इश्यूज में, चाहे आप एनओसी मिलिट्री अलायंस के ऊपर देखें या कुलभूषण यादव के ट्रायल के हवाले से, उसे पकड़ने के हवाले से देखें, जितना एक बैक बर्नर रोल हुकूमत वक्त ने इख्तियार किया, और मिलिट्री वाज नाला भी रहे कि यार ये दे नॉट ओनिंग द इशू. बट वर्स्ट थिंग इज कि ये हुकूमत को अव्वल तो पता नहीं कि क्या करना है, दूसरा इनको कोई मुल्क नहीं ऐसा होता दुनिया में जो एक मिलिट्री अलायंस में जाता है जब आपको ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस पता है ना आपको पैरामीटर्स उसके पता है. बिकॉज इट ब्रिंग्स अस टू द सेम क्वेश्चन. आज का बड़ा सवाल इख्तियारात किसके हाथ में है? सर मैं शाहजी मुझे बताइए, आप इतने बड़े बड़े केसेस लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तारीख में अब आपका नाम है, आज आपकी गवर्नमेंट आई है, इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी और विजन था इस मुल्क को सीधे रास्ते पे लगाने के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से. 3 बड़े इश्यूज आज के, चाहे एनओसी हो राहील शरीफ साहब की, कुलभूषण यादव के ऊपर आप देख रहे हैं भारत ढंडोरा पीट रहा है कि ये मिलिट्री की एक वो है सुप्रीमेसी है जो एक बार फिर इन्फोर्स हो रही है, सिविल गवर्नमेंट कमजोर है. और पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं रुफ़का आसिफ अली ज़रदारी के गायब हो गए हैं, किसने उठाए हैं किसी को नहीं पता, खामोश है वजारत दाखिला. किसके पास इख्तियारात है? वेरिन कौन चला रहा है सर ये मुल्क? There is no governance, civil governance. नहीं, मुल्क कौन चला रहा है? उन्होंने इख्तियारात किसके पास हैं? फॉरेन अफेयर्स से लेके लोकल डिसअपीयरेंसेस तक. इख्तियारात तो अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हमारे आइन के मुताबिक पॉलिटिकल पावर को, जो कि मौजूदा है, मजबूत है, कमज़ोर है, नालायक है, लायक है, वो आपकी बात ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे. आपने 3 बड़े पॉइंट उठाए हैं, जिसमें से एक तो एनओसी का जनाब राहील शरीफ साहब का, और इसमें काफ़ी उलट पलट बातें स्टेट की तरफ से आती रही हैं, जैसे अभी श्री बीबी ने भी कहा है, लैक ऑफ क्लैरिटी. पर यू आर राइट कि क्लैरिटी नहीं है. मैं समझता हूँ कि या तो ये एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी क्लैरिटी नहीं रखी उन्होंने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, या फिर ये है कि वो सीधी क्लैरिटी है ही नहीं है. मतलब मैं किस तरफ नहीं है? मेरी राय मैं अर्ज करता हूँ, गालबन क्लैरिटी नहीं है, क्लियर. इधर इस्लामाबाद में नहीं है, पिंडी में नहीं है. वो जब हम बात रियासत की करेंगे या स्टेट की करेंगे तो फर्स्ट एज ए तालिब इल्म वो पहली नजर तो जाएगी ना पॉलिटिकल पावर पे जाती है ना. पॉलिटिकल पावर इज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द कंट्री. बाकी जो है ऑफशूट होते हैं उसके. तो उसमें मैं समझता हूँ कि अभी ये इन्होंने अगर क्लैरिटी नहीं की तो कर लें, सोच लें. अभी मिडल ईस्ट में ये जो इत्तेहाद फौजी बन रहा है या बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि इसमें भी इतनी जल्दी अभी जंप मारना या जाना या फॉलो करना मेरे नजदीक आपको लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं किसी न किसी सतह पर? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है. हाथ बंधे हुए हैं या ज़हन बंधा हुआ है, दोनों में से कोई बात तो है. क्या बंधा है? मेरा ख्याल है आपने ठीक कहा कि हाथ बंधे हुए हैं. तो उसमें मेरी राय में उनको अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. इस्लामाबाद है या पिंडी है, सवाल ये है कि जो इस्लामी ब्लॉक है, जो इस्लामी कंट्रीज है, इस्लामी रियासत, अभी आपने देखा 72 घंटे पहले अमेरिका ने मिसाइल मारे, 70 मिसाइल मारा उन्होंने शाम पर. शाम इज ए मुस्लिम कंट्री. वहीं कोई पॉलिसी नहीं हमारी सामने, कोई स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने. मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, वहीं पर मैं भी 2 डिवीजन हो गई कि अमेरिका को सपोर्ट किया सऊदी अरब ने. उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक किया इन्होंने, हम बिल्कुल. इरानियन सफीर आपके मुल्क में खड़े होकर कह चुका है कि ना इस इत्तेहाद का हिस्सा बनो, वी आर नॉट कंफर्टेबल. मैं यही अर्ज कर रहा हूं. हैव यू टेकन देम इनटू कॉन्फिडेंस? एब्सोल्युटली नॉट. मैं समझता हूं कि ये इतना टिकलेस क्वेश्चन है. आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में जो कुछ
गर्दो गुबार नजर आ रहा है, मतलब है पूरी दुनिया में। सिंपल सवाल पूछूंगी सर, हैज नवाज शरीफ फेल्ड एज अ फॉरेन मिनिस्टर? क्या वो नाकाम हो चुके हैं वजीर खारजा के हवाले से? वो टोपी भी उनके पास है। अब स्ट्रेट अवे भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो नाकाम वाली बात है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि बहुत सारे इश्यूज पे कोई हमें कामयाबी नजर तो नवाज शरीफ के हाथ बंधे हुए हैं, तीसरी टेन्योर में भी नवाज शरीफ के हाथ बंधे हुए हैं। मैं यही याद कर रहा हूँ ना, मतलब तीसरी टेन्योर में भी अगर हाथ बंधे हुए हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में अगर अपना आपका ज़हनी विजन जो है आपका राइटली या रंगली, वो मुर्रख लिखता रहेगा। वो काम है मुर्रख लिखने का कि ये ठीक था या गलत था। लेकिन अगर आपके है जहन में एक विजन। तो सर जवाद ख्वाजा साहब जो बड़ा खटकते थे आपकी हुकूमत को और आप वेट कर रहे थे जवाद ख्वाजा रिटायर हों काम आगे बढ़े, उन्होंने फिर कल सही फरमाया पाकिस्तान में सियासत ईमानदार और सच लोगों के लिए नहीं है, नहीं सूट करती पाकिस्तान की सियासत। लेकिन इसके बावजूद हम कर रहे हैं, मतलब ये तो वो भी तो इतराफ़ शिकस्त होता है ना कि अगर वो अपने क्या हम अपने मुल्क को छोड़ जाएं, अपने मुल्क को इसी तरह जलता हुआ देख ले, अभी इसी तरह अपने मुल्क को। मुझे एक बात बताएं, इससे पहले मैं पीर मजरुल हक साहब के पास जाऊं। सर मुझे एक बात बताइए कि कुलभूषण यादव के ऊपर आप मुतमईन हैं सिविलियन गवर्नमेंट ने जितनी ओनरशिप ली है? एक लोगों कौमों की तारीख में कभी हाजिर सर्विस और वो भी कर्नल रैंक का अफसर नहीं मिलता, बहैसियत जासूस खुले हाथों नहीं पकड़ा जाता। आपको लगता है कि क्या आपकी हुकूमत ने उसकी पूरी ओनरशिप ली इस कुलभूषण यादव की? कुलभूषण की मैं समझता हूँ कि ली। इस पर इतनी अंधेर नगरी नहीं हो सकती। ठीक है, इल्जाम क्या लगा हम पर, मियां नवाज शरीफ ने इसका नाम नहीं लेता, इसका नाम नहीं लेता। व्हाट इज दिस? क्या यानी ये कोई जरूरी है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कुछ थाने अलाउड हुई या थाना बनी में किसी में पकड़ा हुआ हो, किसी गैमलिंग में, जासूसी में, चोर में, वो उसका नाम लेता फिरे? क्या इल्जाम है? या तो कोई बात कंक्रीट किस्म की लेके, बाकी उसमें कंसर्निंग है। और आप लोग बड़े चीखो पुकार करते थे क्या होगा जी, क्या होगा जी, हो गया ना, नजर आया ना कि वो उसको डेथ हो गई है, ये तो नजर आ गई ना कौम को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसका कल शशमा बीबी ने बड़ी हाल दवाई बुझाई है, हम ये कर धमकी दी है ना। धमकी तो बाद में समझूंगा ना, पहले ये बात तो समझ लग गई है कि शशमा ने मान लिया है कि वो हमारा जासूस था। वो उसने एक दूसरे सॉवरेन कंट्री में जाकर मुदाखलत की है, गुंडागर्दी की है, दहशतगर्दी की है, मुआवनत भी की है, एक नेटवर्क की सरबराही की है। वो कह रहे हैं इशू नहीं है, अगर नहीं नवाज शरीफ साहब बोलते या नहीं वजीर आजम या वजीर खारजा ने कुलभूषण यादव का नाम बोला, अटर किया। जब आपने सजा कल अनाउंस हो गई, इंडियन लीडरशिप की तरफ से स्टेटमेंट्स आ गए, उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आए हैं ना स्टेटमेंट्स, आपके फॉरेन ऑफिस और फॉरेन मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं चुप रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया, कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं दिया, कोई पाकिस्तान का मौकफ नहीं दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दी कि भाई आप जो कह रहे हो कि काउंसलर एक्सेस नहीं दिया था, तो ये कोई हमारी इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है टू गिव काउंसलर एक्सेस टू टू अ स्पाइस कंट्री रिप्रेजेंटेटिव। और आपने कब जब पकड़ा है अफजल गुरु मकबूल भट्ट, ये किसको काउंसलर एक्सेस दिया? चल उनके तो भारतीय थे, भारतीय नेशनल्स थे। और भी बताऊंगा, मगर यानी कि जो ट्रीटमेंट थी उसकी बीबी का एहतराम है मेरे लिए। ये वो बात ये वही है ना, जमात वही है। इधर हमारी पटवारी और पंजाबी में बड़ा कहता है आटा गूंद लियो तू हल्दी क्यों है? भाई अगर आटा गूंदते हुए वो हिलेगी नहीं तो क्या करेगी? भाई मियां नवाज शरीफ चीफ एग्जीक्यूटिव है कंट्री का, उसी के दौर पे वो पकड़ा गया, वो जेल में है, ट्रायल हुआ, फांसी की सजा होगी। अभी तक लोग मुतमईन नहीं हैं। मजरुल हक साहब वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव है उस मुल्क का, चौधरी निसार इस मुल्क का वजीर दाखिला है। अगर वजीर खारजा वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव के पास कुलभूषण यादव हाजिर सर्विस कर्नल रैंक का भारतीय जासूस, उसका नाम नहीं लेता वो 1.5 साल के अंदर, तो आप क्यों समझ रहे हैं सारे काम छोड़ के 3 रुफका, 3 दोस्त, 3 यार आसिफ अली जरदारी के इस इशू को वो बैठ के संजीदगी से लेंगे? आप क्या पूछना चाहती हैं? आपका तो खुद सवाल ही कंफ्यूज्ड है कि आप उस जासूस का पूछ रही हैं या उन दो जो साथी हैं अफराद जो उठाए गए उनके बारे में पूछ रही हैं,
یا دونوں کا تقابل کرنا چاہتی ہیں, کمپیریزن کرنا چاہتی ہیں, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. You missed the sarcasm. میں ذرا سمپل کر دیتی ہوں سر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلبھوشن یادو ایک شاہ جی کے نزدیک یہ ایک نان ایشو ہے چیف ایگزیکٹو کے لیے کہ وہ اس کو اٹر کرے یا اس کا نام لے کے کوئی بات کرے, نام لے کے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سمبلزم ڈزنٹ میٹر اوور ہیئر. آپ آج کہنے کا مقصد یہ, اس پہ بھی ضرور کلبھوشن یادو کے ڈیتھ سینٹنس اور سشما سوراج کی دھمکی پہ ضرور کامنٹ کیجئے سر, کیونکہ کلیئرٹی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آنا بھی ضروری ہے. ہمیں نہیں پتا کیا پوزیشن ہے آپ کی, پھانسی کے حق میں ہی نہیں ہے نا. میں اپنی ذاتی مگر میرے کہنے کا مقصد ہے جی میں ایک ذاتی رائے دوں گا, ایک وکیل کی حیثیت میں بھی اور ایک پولیٹیکل پاکستانی کی حیثیت میں بھی, ورکر کی حیثیت میں, کہ ملٹری ٹرائبونل نے ان کو سزا دی ہے, ضرور ایویڈنس ہوگی اور وہ ان کیمرہ بھی ہوگا, تو اس کو سزا دی ہے تو اس پہ عمل درآمد کرانا اب یہ پاکستان کا اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد کریں. جب آپ نے اتنے دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں نے سزائیں دیں اور اس پہ ساری پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہے گورنمنٹ کے اور سیاست کو بالائے طاق رکھے, تو اس میں بھی کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے, کوئی فارن پریشر کوئی قبول نہیں کرنا چاہیے, اور فوری طور پر اس پہ عمل درآمد کرائیں تاکہ پاکستان کی ساورنٹی پہ جو ایک داغ لگا ہوا ہے وہ دھل جائے. اور یہ اتنا بڑا نقصان ہمارے انسانوں کا, بچوں کا اتنے نقصان ہوا, جو ایڈمٹ بھی اس نے کیا ہے, جو ویڈیو کلپس دیکھی ہیں اس میں کچھ تو ہوتی ہے نا کہ زبردستی لی ہوئی ہیں, اس میں تو آدمی کو پتہ بھی پڑ جاتا ہے. ایک وہ ہے جو سارے ڈیٹیلز بتا رہا ہے, وہ تو آرمی کو پتہ نہیں تھا, یا ہمارے جو ایجنسیز تھے ان کو پتہ نہیں تھا, تو یہ جو سارے انہیں کنیکشن ہے. تو میرے خیال میں آپ کو لگتا ہے پیر مظہر الحق صاحب کہ اگر یہ پبلک ٹرائل ہوتا, یہ ان کیمرہ ٹرائل نہ ہوتا, پبلک ٹرائل ہوتا, پوری اونرشپ ہوتی وفاقی گورنمنٹ کی بھی, تمام چیزیں سامنے رکھ کر کی گئی ہوتی, رپورٹنگ بین الاقوامی میڈیا بھی کر رہا ہوتا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہ ہمارے لیے زیادہ سود مند اور بھارت کے لیے زیادہ ڈیٹریمنٹل ہوتا؟ نہیں, دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ غیر ملکی جاسوسوں کو آپ پبلک ٹرائل کریں. اس کی ان کیمرہ ٹرائل ہوتی ہے, اسپیشل ٹرائبونل کرتا ہے. آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عام کوئی ملزم نہیں تھا, کوئی پاکستانی مجرم نہیں تھا یا ملزم نہیں تھا جس پہ الزام تھا. پاکستانی اگر ہوتا اس پہ بالکل ہونا چاہیے تھا, لیکن ایک فوجی جو حاضر سروس ہو اور وہ پاکستان میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو وتھ آل ایویڈنس, اور اس کو پبلک ٹرائل دیں, اس کو کوئی پاکستانی سٹیزن تھا, کوئی وہ اس نے کوئی یہاں پر کوئی اس کے پر کوئی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا کیس تھا, یہ تو آپ عجیب بات کریں. یہ ہمیشہ ساری دنیا میں آپ نے کبھی سنا امریکہ میں جاسوسوں کو سزا دیتی ہے یا برطانیہ میں دیتے ہیں؟ تو سر مجھے بتائیے کہ جب مجھے یہ بتائیے جب لوک سبھا پوری آج یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں آج بھی ڈکٹیٹرشپ ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے, کلوز ٹرائل ہوا ہے, ان کیمرہ ہوا ہے, کسی کے سامنے کچھ رکھا نہیں گیا. سر پورا کرمنل جسٹس سسٹم کا تو مدعا یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کی جائے, کسی طرح روکا جائے جب سزائے موت دی جاتی ہے کہ یہ آئندہ. جی شیریا, یہ اگر آپ انڈیا کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات کو کیسے مان رہی ہیں, جبکہ مجھے پتا ہے ایز اے لائر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسے نہیں ہوتا. غیر ملکی جاسوس پاکستان میں آج تک جو پکڑے گئے کسی کی پبلک ٹرائل نہیں ہوئی, نہ انڈیا میں ہوئی نہ کسی اور ملک میں ہوتی ہے. فیلڈ کورٹ مارشل. اوکے, یہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہ میں نے کئی مرتبہ سنا ہے. دیکھیں میں نواز شریف کے خلاف ہوں, پولیٹیکلی میں ان کے خلاف ہوں, پارٹی بھی میری خلاف ہے, لیکن یہ آپ کیوں اپنے پاکستانی پرائم منسٹر کو بیلٹل کر رہے ہیں کہ ایک جاسوس جو پکڑا گیا ہے وتھ پروف, اس کا نام لے کے وہ کہ اس کی کیا اس سے قد کیا بڑھے گا پرائم منسٹر کا, یا یہ اس کا قد بڑھوانا چاہتے ہیں جاسوس کا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹر کو ایک رسپانس دینا چاہیے ٹو دا فرام انڈیا. آپ کو دشمن ملک آپ کو بدنام کر رہے ہیں, فارن منسٹر کی حیثیت سے جو بھی فارن منسٹر ہے اس کی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی. نہیں سمپل بات, ایکچولی سمپل بات یہ ہے, ایک سیکنڈ, یہ مور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پیر مظہر الحق صاحب, پھر آپ بحیثیت کیا اپوزیشن, اس لیے پھر لوگ مکمکہ بھی کہتے ہیں. پھر مجھے بتائیں, چاہے مودی آپ کو لال قلعے سے للکارے کہ بھئی بلوچستان کے حوالے سے باتیں کرے, تب آپ کا وزیر خارجہ یعنی کہ چیف ایگزیکٹو نہیں بولتا. مودی اگر بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے ایسٹ پاکستان کی سیپریشن کے حوالے سے انکشاف کر دے, تب آپ کا وزیر خارجہ چیف ایگزیکٹو نہیں بولتا. سر پھر یہ ساری باتیں بلو دا چیف ایگزیکٹو ہیں سر. یہ آپ یہ مثالیں غلط دے رہی ہیں نا. آپ نے جو بھارتی جاسوس کو کی جو آپ نے بات ہوئی ابھی, اس کا ان میں سے کچھ بھی نہیں مینشن کیا نا کبھی نواز شریف نے. سر یہ بات کر رہے ہیں
Is Modi a prosecutor in the court? What? To hell with Modi. नहीं सर, मोदी चपरासी है। No. आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, उधर का लोकसभा का हेड जो है वो चपरासी है सर। आप पाबंद नहीं है मोदी को फॉलो करने के लिए। Do you think हम उसको फॉलो करने के लिए पाबंद है? यार मुझे बताएं जवाब कौन देगा? मैं अर्ज करता हूं जवाब इससे बड़ा जवाब और क्या हो कि 1 साल पहले पकड़ा जाने वाला कन्फेशन करने वाला टेररिस्ट जासूस उसका ट्रायल हुआ, उसको कल फांसी हो गई। और क्या जवाब चाहिए आप? That's not the issue. इशू ये जब आपका इंडिया आप पे एलिगेशंस लगा रहा है, स्टेटमेंट्स दे रहा है, फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत पे कम से कम प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए। जीपी साहब, फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं आपका कोई। मैं प्लीज मैं आपसे अर्ज करूं, काइंडली नेशनल सिक्योरिटी पे पब्लिकली इस तरह से बातें मत करें आप। ये हमारे पाकिस्तान का सिक्योरिटी का मामला है। एक जासूस के बारे में आपने इतनी देर तक अपना कीमती वक्त ज़ाया किया, आप दूसरे इश्यूज पे बात करें। एक जासूस को ट्राइब्यूनल ने सजा दी है, आप बैठ के पब्लिक सर यही मसला है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी पे एक वक्फा ले लो पीर मजरुल हक साहब, यही तो मसला है सर। कौमी के नाम पे आपसे ना हमूदुर रहमान कमीशन निकाली जाती है। सर सुन लें, आपकी हुकूमत से ना एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट निकाली जाती है, ना इनकी हुकूमत से निकाली जाती है, ना कारगिल पे इंक्वायरी कराई जाती है। कौमी सलामती के नाम पे बंदे आप लोग उठवा लेते हैं, बलोचिस्तान से लोग लापता हैं। सर इट इज नॉट मिक्सिंग अप। आप कौमी सलामती के नाम पर किस हद तक जाने को तैयार है सर? मैं तो आप एज लेजिस्लेटर्स यू नीड टू डिसाइड दैट सर। आज अपने बंदे पकड़े गए तो आप सरापा एहतजाज हो रहे हैं। एक वक्फा ले लें सर, फिर मुझे बताइए सर, एक सेकेंड, फिर दूसरे मामला को मिक्सअप कर रही हैं आप। कौन मिक्सअप कर रहा है सर? कौन मिक्सअप कर रहा है? वी आल्सो नीड क्लैरिटी सर। आपका भारत आपको धमकियां दे रहा है, आप कह रहे हैं इसके ऊपर बात ना करो। पार्लियामेंटेरियंस लोकसभा में पूरी डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं। हमको इंडिया से डरते हैं क्या? उनकी धमकियों में, गीदड़ बप्पियों में हम आएंगे? कमाल करती हैं आप। इसी को आप कह रहे हैं इसको डिस्कस ही ना करो। एज एवरीथिंग एल्स लेट्स जस्ट शव इट अंडर द कारपेट, रख दो पीछे बैक बर्नर पे। कौमी सलामती का इशू है सर, तो सर ऐसा करें, लापता अफराद में जो 3 रुफ़का आसिफ अली जरदारी के गायब हुए हैं वो भी कौमी सलामती का इशू है, उसको छोड़ें, मारे गोली। आपकी सोच पे मुझे अफसोस हो रहा है। कहाँ हमारे पाकिस्तानी नेशनल जो सिटीजन्स हैं उनकी गुमशुदगी के बारे में अगर कोई आदमी बात करे उसको भारतीय जासूस से मिला रही हैं? ओके सर, फिर मैं एक वक्फा में मिला नहीं रही सर। मैं आपको एक बात समझा रही हूँ कि जिधर अपना मैटर होता है ना, आप सब बहुत ज्यादा सरापा एहतजाज होते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, मगर जब किसी और अपनी दुम पे पांव आ जाए तो कोई और चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता सर। MQM के एक वक्फा ले लूं सर? नहीं, मैं नहीं कंपेयर कर रही, मैं आपको बड़ा इशू कह रही हूँ। MQM के 60 कारकुनान मावरा अदालत कत्ल हो जाए, 134 लापता हो जाए, 5000 गिरफ्तार हो, कोई सरापा एहतजाज नहीं की गवर्नमेंट सर। क्या हो गया? उन पे बात करेंगे हम, उन पे करते हैं सर एक वक्फे के बाद। सो न्यूज़ आई, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, सबसे एक अहम बात, इस मुल्क में एक आईनी बहरान, इस मुल्क के पास अभी ऑडिटर जनरल नहीं है एज वी स्पीक। क्यों नहीं है? हुकूमत किस तरह का ऑडिटर जनरल चाह रही है? और सितम ज़रीफ़ी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ऑडिटर जनरल जो है वो उसका सेक्रेटरी जनरल है, तुर्किश जो है वो उसका प्रेसिडेंट है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये पोस्ट वेकेंट है। क्यों है ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले पीर मजरुल हक साहब मुझे बताइए कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के रुफ़का को, उनके दोस्तों को, उनके साथियों को क्यों उठाया जा रहा है? आज पीपल्स पार्टी ने सेनेट से भी वॉकआउट किया। फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा है कि ये विक्टिमाइजेशन है, उनको ही देखते देखते MQM ने भी वॉकआउट कर लिया साथ ही। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि नवाज शरीफ बड़े मुंतकिम मिजाज आदमी हैं। मैं आई एम वेरी सॉरी टू से कि किसी प्राइम मिनिस्टर को इतने लो लेवल पे नहीं आना चाहिए कि वो एक अपने सियासी, देखें हम मुखालफिन हैं ज़रूर, दुश्मन नहीं हैं। और आसिफ जरदारी साहब का वो ज़मीन कारोबार, वो एक सीधा साधा आदमी है। ग़ुलाम कादिर मरी, में उसको तो कई सालों से जानता हूँ, वो कैंसर का पेशेंट भी है। मुझे तो अफसोस है और मुझे डर है कि वो उसको कुछ हो नहीं जाए गरीब को। वो सीधा साधा आदमी है, बिल्कुल अपने, उसका किसी सियासत से इतना नहीं था। उसको अभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना दिया वो, हालांकि वो इन बातों से बहुत भागता था। वो बहुत ही सीधा साधा आदमी है। मुझे इसका बड़ा दुख है कि वो मैं उसको अपना भी दोस्त समझता हूँ कि यानी एक इंसानी ताल्लुक़ के लिहाज से वो बड़ा खुश अखलाक मरंजान आदमी है।
مجھے آئی ڈونٹ نو کون اس کو اٹھا کے گئے. اگر کسی نے اگر حکومت کو یہ اٹھانا تھا تو میرے خیال میں وہ غلام قادر مری کو فون کر دیتے کہ بھائی تم آ جاؤ. وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ ان کے پاس خود چل کے جاتا. سر نواز لغاری پہ تو بہرحال کیسز بھی رہے ہیں. اشفاق لغاری کو بھی میں جانتا ہوں. وہ یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ کسی پالیٹکس میں یا کسی غلط چیز میں, جہاں تک میرا علم ہے, میں بھی اتنا سال آصف زرداری کا کولیگ رہا ہوں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میں سندھ میں سینئر منسٹر بھی رہا ہوں, میں ان سب لوگوں کو جانتا ہوں. یہ ان کی مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کو کسی نے انفارمیشن دی ہے کہ ان کو پکڑو گے تو آصف زرداری, جیسے بے نظیر صاحبہ کو قابو کرنا ہوتا تھا تو آصف زرداری کو 11 سال جیل میں رکھو گے تو ٹوٹ جائے گا. اب یہ لوگ, وہ تو آصف زرداری تو سیاسی آدمی تھا. سر ابھی خبر آئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میرے دوستوں کو وفاقی حکومت نے اغوا کیا ہے اور اس میں وزیر داخلہ کا ہاتھ ہے. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ ان کے کیا مقاصد ہیں, ان کو کیا ملے گا یہ کر کے؟ آصف زرداری کو تنگ کرنا ہے. وہ سیاست پنجاب میں جب سے انہوں نے سیاست شروع کی ہے, وہاں سے انہوں نے میٹنگز بلانا شروع کی ہیں, ہلچل پیدا ہو گئی ہے. ابھی بلاول بھٹو وہاں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھ کے سیاست کا بھی ان کو بڑی تکلیف تو یہی ہے نا کہ بھئی جب تک ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاؤ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اپنی سیاست کرو. آپ کو یہ پکا پتہ ہے کہ ایک ایسی ایجنسی نے اٹھائے ہیں جو ڈائریکٹلی پی ایم کے کنٹرول میں ہے, کوئی ملٹری ایجنسی یا کسی اور نے نہیں اٹھائے؟ کس کا, میں نہیں سمجھا, کس کا اختیار نہیں تھا؟ میں کہہ رہی ہوں آپ کو یہ پکا پتہ ہے کہ کوئی ایسی ایجنسی نے اٹھایا ہے جو پی ایم کے کنٹرول میں ہے, جو پی ایم کے پاس ہے, کسی ملٹری ایجنسی نے یا کسی اور نے نہیں اٹھایا؟ صحیح, ملٹری بھی تو پرائم منسٹر کے کنٹرول میں ہے نا. وہ کہتے ہیں کیا سر کتنی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں سر, بھولے تو نہ بنے سر. نہیں کہ جاننے کا کیا مقصد ہے, یہ کوئی لیگل بات ہے یا آئینی بات تو نہیں ہے نا. اسے آپ سر آپ آئینی بات کر لیں, حقیقتاً بات کر لیں, آپ کی مرضی ہے. حقیقتاً تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا. سر پرائم منسٹر کو, ڈاکٹر عاصم کو جب پکڑا گیا تھا سفید سادہ لباس بندوں نے, پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایسا جوک آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ میرے کو سیف الرحمان نے 5 کیسوں میں گرفتار کرایا اور مجھے شہباز شریف صاحب سے لندن میں ان کے پاس تعزیت کرنے گیا تو میں نے جب ان سے یہ شکوہ کیا تو کہنے لگا یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, وہ اس کی بدماشی تھی. میں نے کہا صحیح, خدا کو مانے, یہ کون اس بات پہ اعتبار کرے گا؟ ہم سیاسی لوگ ہیں, جانتے ہیں. کوئی ہائی پروفائل کسی منسٹر کو پکڑو گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا. اگر یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ ہم نے اپنے 5 سال کے دور میں ان کے کسی ایک آدمی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. اوکے پوچھ لیتے ہیں نا سر. تو پھر اسی لاجک سے تو پھر آپ کی چیف ایگزیکٹو کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا اسامہ بن لادن بغل میں ایبٹ آباد میں بیٹھا ہے. وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اسامہ بن لادن اور اشفاق لغاری اور غلام قادر مری ایک جیسے ہیں؟ سر آپ وکیل ہیں, آپ اتنے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, آپ بڑا پوائنٹ سمجھنے سے کیوں قاصر رہ جاتے ہیں؟ the bigger point is کہ آپ کے یوسف رضا گیلانی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا ریاست کے اندر ریاست ہے. آپ چپ تو کریں نا, مجھے بولنے دیں, آپ بولیں. آپ یہ بتائیں اتنی معصومیت سے کیوں پوچھ رہی ہیں کہ اسامہ بن لادن اور اشفاق لغاری اور غلام قادر مری ایک جیسے ہیں؟ آپ اتنے معصوم ہیں تو میں معصوم نہیں ہو سکتی, میں تو واقعی بڑی بولی ہوں. غیر ملکی آدمی کہیں چھپا بیٹھا ہے تو وہ پرائم منسٹر کو کیسے پتا پڑے گا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ یہ کہیں اتنے سارے آپ کے پی ایم نے کہا نا ریاست کے اندر ریاست ہے. سر ان کے ٹائم آتا ہے تو آپ کو ریاست کے اندر ریاست نہیں دکھتی, آپ کا وقت آتا ہے ریاست کے اندر ریاست ہے. دیکھیں یہ ریاست کی ذمہ داری تو ضرور ہے کہ اگر کوئی وہ جاسوس اندر آئے تو اس کو پکڑے اور ان کی ایجنسیز. یہ بات آپ کی درست ہے بہرحال کہ جواب آپ کو چیف ایگزیکٹو اور انتظامیہ نے بھی دینا ہے. سر 1 منٹ, اب میں شاہ جی سے پوچھ لوں. شاہ جی کیا معمہ ہے, کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیوں بندے پکڑ لیے, کیوں تنگ کر رہے ہیں زرداری صاحب کو؟ دیکھیں کوئی لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں تھانے ہیں, ایجنسیز ہیں, اینٹی کرپشنز کی ایجنسیز ہیں, FIA ہے, نیب ہے, بے شمار ادارے ہیں. اور ان اداروں کا کام کیا ہے؟ کوئی جہاں پر کوئی اگر کرائم متعلقہ کو کمٹ ہوتا ہے وہ پرچہ درج کرتے ہیں, جا کر پکڑ لیتے ہیں. جب اس بات کا یعنی ہر کرمینل کے پکڑے جانے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہیں کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کو پتا ہوگا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یا وفاق جو ہے جس کو وفاق کہتے ہیں وہ اتنا لو لیول پر چلی گئی ہے کہ وہ کبھی یہ کہتے ہیں جی چودھری نثار علی خان صاحب, کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ ان کو متعلقہ ایجنسیز نے جن کو پتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے, کرائم کیا ہے, انہوں نے پکڑ لیا ہے. بطور سیاستدان کے ہم ان کو نہیں جانتے, شریف ہوں گے میں یہ نہیں کہتا, لیکن جس کسی نے پکڑا ہے اس نے اپنے کسی بنیاد پہ پکڑا ہوگا مطلب. لیکن بطور ہم بھی 60-70 سال کے سیاستدان ہیں,
हमें इनका नहीं पता। हाँ, अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो मैं पहला आदमी हूं जो कंडेम करता हूं इसको। मगर आप सर एक से आपको लग रहा है कि ये मिलिट्री एजेंसीज ने उठाए हैं? सादा लिबास थे इनके घर के जो लोग हैं सारे, वो कह रहे हैं बेल बजी, सादा लिबास आदमी है, उन्होंने कहा चलो भाई गाड़ी में बैठो। तो किसी एजेंसी के होंगे ना बीबी, क्या ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है जो समझ नहीं लगता? और मैंने 6 एजेंसियों के नाम गिने हैं। तो वो क्यों नहीं कह रहे? उनके पास क्यों चल रहे हैं? पीपल्स पार्टी को क्यों कह रहे हैं? शाह साहब एक मिनट, वकील हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, कहीं तो पेश करें उसको अदालत में। यार क्या बात करते हैं आप? किसको? भाई आप जाए शाह साहब, आप सुबह जाए रिट करें, आप कार्पस की रिट करें, वो खुद कोर्ट मंगा लेगी, हाई कोर्ट मंगा लेगी, भाई लेकर आओ। लेकिन ये न करें कि कोई पकड़ा जाए चोर चिकारी में, कोई पकड़ा जाए करप्शन में, कोई पकड़ा जाए लूट खसूट में, कोई पकड़ा जाए दहशतगर्दी को फैसिलिटेट करने में, वो जनाब सारा मलबा चौधरी नसार अली खान पे, या सारा मलबा वफाक पर। बताऊं, वैसे एक बात बताऊं, आपको नहीं लगता आप एक शहरी के जिम्मेदार हैं? आप पाकिस्तान के एक शहरी की लिबर्टी के लिए आइन के तहत आप जिम्मेदार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है। आप ये कैसे नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है? जिस तरह आप जिम्मेदारी सोच रहे हैं, पाकिस्तान किस के तरह आइन में जिम्मेदारी लिखा हुआ है कि लिबर्टी जो है हर पाकिस्तानी की शहरी की जिम्मेदारी। I agree with you। तो जाए कोर्ट में जाए। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप इजाजत दें। इसके मीर मजहूर साहब 2 एस्पेक्ट्स हैं, शीरी साहिबा 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि लोकल पुलिस और इंतजामिया से सिंध गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं पूछती? अपने सूबे में सराबा एहतजाज होना है, तहरीकें निकालनी है, खुद तो बताए ना, और नाम लेके धड़ल्ले से बताए। शाह जी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो ये नाम ले रहे हैं, वो क्यों डर रहे हैं? क्या ईंट से ईंट बजाने के ऊपर अभी भी डरे हुए हैं? दूसरा मुद्दा ये है सर, एक देखिए मैं कह रहा हूं किसी ने भी उठाया है, 24 घंटे के अंदर उनको किसी अदालत में पेश होना चाहिए कानूनी तौर पे। दूसरा इशू ये है कि आप यू कैन मेक पीपल डिसअपियर। आप चार्ज करें। देखिए स्टेट एंड गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल जब आपका लॉ नहीं काम करता। आप वकील हैं, आपको बताइए, शाह साहब उन्हें भी, आप अगर किसी को उठाते हैं उनको पेश करें और चार्ज करें। यहाँ इस मुल्क में ये ट्रेडिशन बन गई है कि आप लोगों को डिसअपियर कर देते हैं। बिकॉज आप जब भी एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं कहते हैं कल ही तो उठाया है, ये भी तो मसला है ना इधर। आपके पास कोई मैकेनिज्म या फॉरन नहीं है। You have your law. This is not victimization. ये कोई victimization नहीं है. It's concerning with the crime. Okay. Heinous crime. चार्ज करें ना। और फिर वही बात। तो आपको लगता है क्लेम करें ना जाके जेल। So अली रजा साहब, अगर आपके खिलाफ नहीं है कि आप हीनियस क्राइम कर रहे हैं तो आप मुझे कहेंगे लाओ प्रूफ। ऐसे क्यों मुझे? मैं अगर करूंगा तो यकीनन मैं पकड़ा जाऊंगा। शाह साहब कोई लिहाज नहीं है, ये कोई प्रिविलेज क्लास को छोड़ दें, आप इनको डिफेंड करना। अली रजा आब्दी साहब एमक्यूएम के रहनुमा अली रजा आब्दी साहब हमारे साथ। अली साहब ये बात बताइएगा, आपको कुछ डेजा वू हो रहा है अभी? सर आप जब चिल्लाते थे 60 मावरा अदालत कत्ल हो चुके हैं, 134 लापता हैं, 5000 से ज्यादा गिरफ्तार हैं, और पीपल्स पार्टी कहती थी दे मस्ट बी क्रिमिनल्स, गो टू कोर्ट। आज आपको डेजा वू हो रहा है जब पीपल्स पार्टी 3 वफाका के ऊपर चला रही है तो वफाकी गवर्नमेंट कह रही है गो टू कोर्ट? सेम आंसर टू द प्रीवियस। मुझे महर अफसोस हो रहा है कि जाहिर है जब हम लोग भी एक्स्ट्रा जुडिशियल अटेम्प्ट्स के खिलाफ आवाज उठाते थे और रैलीज प्रोटेस्ट करते थे, उस वक्त जो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन सब लोग यही कहते थे कि जी ये तो क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ क्यों ये खड़े हो रहे हैं, इनका बिल्कुल हक बनता है कि जी इनको बंद किया जाए, इनको इसी तरह गायब किया जाए। काश के ये उस वक्त ये सब आवाजें जो आज उठ रही हैं ये उस वक्त उठती तो आज ये आवाजें इनके ऊपर भी नहीं आती, ना इनको भी ये आवाजें देने की कोशिश मतलब वक्त आता। फारूक सत्तार साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया लास्ट ईयर गालिबन, और उन्होंने इतने वो जज्बाती थे, उन्होंने कहा कि जब हमारी चीखें निकल रही थी तो ये खामोश थे, अब अपनी दुम पे पांव आया है जब सिंध अथॉरिटी पे छापे पड़े हैं, फिशरीज पे छापे पड़े हैं, तो ये सरापा एहतजाज हो गए। महर बस यही अलमिया है कि अब मुझे नहीं पता कि जो जरदारी साहब के जो एड्स हैं वो किस वजह से उठे हैं, किसने उठाया है। बहुत सारी उसकी बातें चल रही हैं, डिफरेंट एंगल्स उसके आ रहे हैं कि जी
शायद अपना ही हो या किसी और का एलिमेंट हो या कोई बाहर की एजेंसी हो या अपनी एजेंसी हो या राव अनवार हो या पता नहीं कौन हो जिसपे किसी सर राव अनवार तो जरदारी साहब का अपना बंदा भी है ना। जी तो ये मैं कह रहा हूँ ना, वो ये अपने बंदे तो नहीं उठवाएंगे मगर गालिबन हो सकता है, आप डसे हुए हैं। आप एक बात क्यों जी महर हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसमें जरदारी साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी क्या चाह रही थी इन लोगों से या क्या नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं तो सिर्फ देखें प्रिंसिपली आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक नेशन में। एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये कह रही थी बाय एंड लार्ज ये देखे ना मसला ये जिस तरह इस मुल्क में हर एक के अपने अपने काले दिन है ना, ब्लैक डेज जब डेमोक्रेसी को के ऊपर शब खून मारा गया था, पीपल्स पार्टी का अपना है, नून का अपना है, इसके ऊपर आप सबको यक जबान होना चाहिए। करूंगा कि मैं दुआ करूंगा कि ये बहुत जल्द बाजियाब हो जाएं, सेहती सलामती या प्रोड्यूस किए जाएं। एब्सोल्युटली ना कि जिस तरह हमारे अरेस्ट उनको प्रोड्यूस करके चार्ज करें। बिल्कुल यू कांट कीप और दोगली पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं है। एक बड़े इशू की तरफ आना है सर, वो जो इंटरेस्टिंग इशू एक है बड़ा इशू है इस पे कि सिंध हुकूमत के सिंध हुकूमत के उसकी प्रोविंस में बुला लेंगे आईजी को डीआईजी को पता करो भाई किधर है बताओ हमें। सर सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम दे दिए 14 अप्रैल तक। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है वफाकी गवर्नमेंट सेक्रेटरी ये सब जवाब दे। 14 अप्रैल तक आप जवाब देने की पोजीशन में होंगे। आईजी को भी बुलाया है। वही बात, वो जवाब देंगे या नहीं देंगे वो मुतलका लोग देंगे ना कोर्ट ऑफ लॉ में। अच्छा। अल्लाह का घर क्या इसमें इवन कराई की क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, मैंने रैप अप करते हुए आज बेहतरीन एक स्टेटमेंट शेख अजमत सईद ऑनरेबल जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने रिमार्क्स दिए। के लिए एक बात कहूंगा सिर्फ जी जी कुछ अलाउ मी। देखिए जब 99 में नवाज शरीफ साहब को इस तरह बाहर अरेस्ट किया गया था और भेजा गया था, उस वक्त इन्हीं की इतनी ज्यादा चीखें निकल रही थी। और 70 जब भुट्टो साहब के साथ उनकी हैंगिंग हुई थी तो उस वक्त भी चीखें निकल रही थी। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे डेमोक्रेटिक लीडर्स क्यों नहीं इससे सबक सीखते, क्यों नहीं एक जगह पे आते इन इश्यूज पे जिसमें ह्यूमन राइट्स और नहीं आ सकते ना सर, हर एक का अपना अपना सियासी मुफाद है। अगर इशफाक लगारी साहब का कोई ओमनी ग्रुप से ताल्लुक है, जरदारी साहब के कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वैसे दोस्तियां हैं, पावे अच्छे लोगों पे हम सारे के सारे मिल जाएं। कल फर्ज करें इमरान खान को, जहांगीर तरीन साहब को या फिर खुदा न खास्ता शीरी मजारी साहिबा को इस तरह गायब कर दिया जाए तो उस वक्त वो तो समझ लगेगी ना, वो तो समझ लगेगी कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो तो समझ लगेगी। थैंक यू फॉर दैट। पीर मजहरुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा कर, और यही सबके लिए दुआ है कि वाकई इधर जो है कानून लॉ शुड बी द सुप्रीम थिंग ऑन दिस लैंड। किसी को भी नहीं इस तरह उठाना चाहिए, चाहे बलूचिस्तान के अंदर लोग लापता हैं, पूरे मुल्क से लोग लापता हो रहे हैं, मगर अपने अपने मुफाद के अंदर सरापा एहतजाज नहीं होना चाहिए, यकसुई होनी चाहिए तमाम डेमोक्रेट्स की, लेजिस्लेटर्स की। नाजरीन आपको बताया था कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा ओहदा है इस मुल्क का, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है जो अभी खाली पड़ा है, उसके ऊपर बेसिकली अभी तक कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं की गई। आज के लिए इतना ही है, मगर कल आपको बताएंगे कि जो 480 अरब डॉलर का सर्कुलर डेट इस हुकूमत ने आते ही ख़त्म किया था, उसके अंदर से 190 अरब की गड़बड़ है, बेज़ाब्तगियाँ हैं, इशूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करना है। इसका कितना ताल्लुक है एक सही बंदा, अपनी चॉइस का बंदा ऑडिटर जनरल की पोस्ट के ऊपर लगाने का, आपको बताएंगे। अगर आपको याद हो बुलंद अख्तर राना पीपल्स पार्टी का chosen blue-eyed boy था auditor general. It seems that this government is also looking for another blue-eyed boy. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.